पानी की बोतल देना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर दिया। बताएंगे मुझको चैप्टर 2 के अंदर हमने पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा? दैट इज द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। दूसरा कौन सा पढ़ा? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थर्ड वन एक्सपीरियंस कर्व। वेरी गुड। उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा मुझको कुछ। आप जो बोलते हो वो आपको सुनाई देता है ना प्रॉपरली? गुड। लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल। चलिए, तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तीसरा एक्सपीरियंस कर्व। चौथा वैल्यू क्रिएशन, देन वैल्यू चेन एनालिसिस, देन पेस्टल एनालिसिस, देन इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन दिस एंड दिस। इंटरनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, सॉरी, कस्टमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केपिंग एंड की सक्सेस फैक्टर। लगभग 7-8 टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक आया मतलब की सक्सेस फैक्टर क्या है आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहा वैल्यू चेन एनालिसिस कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बैच तो चल रहा है, बैच के दौरान 50% भी अगर रिटेंशन हो रहा है तो आपको ज्यादा बाद में मेहनत करने की गरज नहीं होगी। आप बस रिवाइज करते रहिएगा, सारी बातें दिमाग में घुस जाएगी। और जाते जाते मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे तो उसके लिए जाकर के स्टडी मटेरियल रेफर करने की गरज नहीं है। व्हाट यू टू डू, जो हमने लिखवा के दिया है उसी पे फोकस करके वही लिखना है। सर उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे तो स्टडी मटेरियल से लिखने के बाद कौन से ज्यादा मिलने वाले हैं, है कि नहीं? परसों मैं एक इंस्टाग्राम पे ऐसे बैठा हुआ था और मैं खाना खाने के बाद ऐसे रील्स देख रहा था, तो उसके अंदर एक रील आ गया। वो कुछ तो कॉमेडी का कार्यक्रम लगता है, मराठी कॉमेडी का कार्यक्रम है। तो बंदा ऐसा लेटा है और उसके घर वाले और फ्रेंड ऐसा ऐसा कुछ सिनारियो है। तो उसका मान लो एक पाँव टूटा रहता है मतलब कि प्लास्टर वगैरह लगाया रहता है। तो दूसरा बंदा आता है, उसका रिलेटिव है कोई, तो वो बोले मैं इसको लेके जाऊँ घर पे। तो दूसरी शायद बीवी ही होगी, तो वो बोल रही कि नहीं 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 ऐसा कैसे लेके जाओगे, ये टांग पे हमने उसका बहुत खर्चा किया, बोल रहे हैं प्लास्टर लगाया, एडमिशन किया, एडमिट करा उसको, ये करा वो करा। तो फिर वो बोलता है दूसरा फ्रेंड है या कोई दूसरा है, वो बोलते हैं फिर ठीक है एक ये लेके आओ, कुल्हाड़ी लेके आओ, उसका पैर काट देंगे और पैर तुम लेके जाओ, बाकी मैं उसका लेके जाता हूँ, बोलते। तो बोलते तो वो बंदा जो लेटा है उसका पैर टूटा है, वो बोलते कि एक पैर से मैं क्या करूंगा? तो उसका फ्रेंड है जो भी हो, क्या बोलता है फिर 2 पैर थे तब तो क्या कर लिया तूने? तुम्हारे पास 2 पैर थे, उससे क्या कर लिया? अभी एक पैर पे क्या ही कर लेगा? तो वैसे भी स्टडी नहीं सर, ये बहुत कम लग रहा है सर मुझको। तो ज्यादा क्या होता है, जाके स्टडी मटेरियल में देखो, वहां से लिखने पे भी उतने ही मार्क्स मिलने वाले, इसको लिखने का भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। और बेसिकली ये हमने स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही उसके नोट्स बनाए हुए। तो चिंता करने की कोई गरज नहीं। एज आई टोल्ड यू कि विश्वास रखिएगा अपने आप पे, मेरे पे थोड़ा बहुत रखिएगा, अपने भगवान पे बहुत ज्यादा रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसी नोट पे हम लोग शुरू करेंगे भाई और बहनों चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 का नाम भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। चीटिंग करता है तू।
सिंघम में नहीं बोलता है, जयकांत चिकरी बोलता है ना, चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग। चैप्टर नंबर 2 का नाम भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, चैप्टर 3 का नाम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। भाई ये क्या भला है? हाँ गुड, वेरी गुड। क्या क्या सीआईडी से भी खतरनाक रिसर्च किया है इन्होंने यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी वाले कैसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं? सीआईडी वाले पहले तो शुरुआत दया दरवाजा तोड़, शुरुआत इन्वेस्टिगेशन से यही उनकी, दया दरवाजा तोड़, और दरवाजा तोड़ के अंदर निकल जाते तो डेड बॉडी गिरी रहती है। फिर एसीपी प्रद्युमन, उसके डायलॉग बजे शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डायलॉग बजे क्या बोलता है, दया लगता है यहाँ पे खून हुआ है। सब एक दूसरे को देख रहे, बोले डेड बॉडी पड़ी है, खून दिख रहा है, बंदे की सांस खत्म हो चुकी है, तो खून ही हुआ ना। दया लगता है यहाँ पे खून हुआ है। दया बोलते जी सर, खून हुआ है जी सर। फिर वो ऐसे आंखें वगैरह ऐसे करके ऐसा नजदीक निकल जाता है, दया लगता है चाकू से खून हुआ है। अब चाकू उसके पेट में, आधा बाहर आधा अंदर, खून वहीं से निकल रहा है, बाकी उसके बॉडी पार्ट्स को कुछ नहीं हुआ है, तो चाकू से हुआ रहेगा ना। तीसरा डायलॉग मारता है, दया लगता है खूनी बहुत खतरनाक है। यू टेल मी, यहां पे मैंने किसी को कुछ बुरा भला बोल भी दिया तो मुझको इतना बुरा लगता है, मैंने किसी को लाफा मारा तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अब वो बंदा किसी की जान ले रहा है, वो खतरनाक ही होगा कि नॉर्मल होगा? दया लगता है यहाँ पे खून हुआ है, दया लगता है चाकू से खून हुआ है, इसी चाकू से खून हुआ है, दया लगता है खूनी बहुत खतरनाक है। दया बोलते जी सर। इधर उधर देखता है ऐसे, दया लगता है खूनी खिड़की से भागा है। अब दया का दिमाग खराब हो जाता है, दया एक टपली मारता है, बोलते हैं दरवाजा तोड़ने के लिए किसने बोला? दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए तुमने तोड़ने के लिए बोला ना। एक तो दरवाजा तोड़ने की मेहनत करवाते हैं, ऊपर से बोलते हैं कि अगर वो दरवाजे से भागा होता तो अंदर से लॉक कौन करता? ये मरा हुआ इंसान चाकू लेके आ रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है, फिर जाके गिर रहा है। और ऊपर से फिर मिल जाता है ना कोई जिसको, जिसके ऊपर शक है, बोलते इसी ने खून करा हुआ, उसको एक लाफा मारते, डायरेक्ट ब्यूरो में जाके गिरता है वो, बताता है सर, बता दे सर, बता दे। क्या इन्वेस्टिगेशन है नहीं। और उससे ऊपर वो उनका वो रहता है डॉक्टर सालूम के, उसका दिमाग उससे ज्यादा चलता है, वो क्या चेक करता है उसको ही पता है। वो भी वही डायलॉग वहां पे रिपीट करता है, लगता है खून हुआ है, चाकू से खून हुआ है, इसी चाकू से, ये तय हो चुका है कि इसी चाकू से खून हुआ है। क्या चल रहा है? तो वैसा इन्वेस्टिगेशन करा इन्होंने। क्या इन्वेस्टिगेशन करा है सर? नाम सेम है, एक डिफरेंस है सर, एक ही वर्ड में डिफरेंस है सर, यही वो वर्ड है जिसमें डिफरेंस है सर, इसी की वजह से चैप्टर का नाम अलग है सर, लग रहा सेम है लेकिन डिफरेंट है सर। समझे? ये चैप्टर 2 के अंदर हमने एनालिसिस ही करा हुआ है, लेकिन वो एक्सटर्नल, देखो पेस्ट एनालिसिस एक्सटर्नल बातें थी, माइकल पोर्टर्स 5 प्रोसेस मॉडल एक्सटर्नल बातें थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सर प्रोडक्ट तो अपना होता है ना सर, प्रोडक्ट अपना होता है लेकिन मार्केट में उसके साथ जो हाथ से चमत्कार हो रहे हैं वो एक्सटर्नल है ना। कस्टमर बिहेवियर समझा है ना, कस्टमर तो बाहर अपना थोड़ी ना होता है कस्टमर, सर कस्टमर भगवान हो, हाँ होता है भगवान, अपना नहीं होता है, बाहर का होता है। तो एक्सटर्नल जो भी चीजें पड़ी वो एक्सटर्नल एनालिसिस की थी। अब थोड़ा अंदर झांक करके देखेंगे, अपने को समझेंगे, खुद को समझो, खुद को समझने के बाद भी कुछ स्ट्रेटेजीज बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तुमने बड़ा मार्केट एनालिसिस कर रहा लेकिन तुम्हारे खुद के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो कैसे तुम उस प्लानिंग को निभा सकते हो? है ना, जैसे मान लो कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, तो हमने बोला कि नहीं हम भी अपना टीम रजिस्टर करेंगे, ये करेंगे, वो 6 टीम है टोटल, अपने को छोड़ के 5 टीम, देखा जबरदस्त, उसमें ये बैट्समैन अच्छा है, वो बॉलर अच्छा है, ये फील्डर अच्छा है, वो टीम क्या टूर्नामेंट जीतो भाई, हमको उनको हराना है, वो क्या एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन तुम्हारे पास देखो तुम्हारी टीम, बैट भी पकड़ने को आता है इसको, ओपनिंग बैट्समैन है, क्या चल रहा है, इंटरनल एनालिसिस भी करना पड़ेगा ना। तो यही चैप्टर 3 बात कर रहा है, इंटरनल खुद एनालिसिस करो। अच्छा एक बात बताओ ना, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पक्का? गलत जवाब हो गया ना बहुत पीटोगे। बाद में बोलने के नहीं सर ने प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया करके। मुझको इस बात से याद आ गया, जो बताऊं क्या,
एक बार क्या हुआ था, मैंने होमवर्क नहीं करा था। अब हमारे जैसे लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो ठीक है, मतलब मराठी का सब्जेक्ट था, होमवर्क नहीं करा मैंने और डेली होमवर्क करके जाता था मैं, लेकिन उस दिन पे नहीं करा मैंने होमवर्क। और मैंने क्या करा, अपना फ्रेंड का बुक लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया। सर ने बोला ना, मोहित खड़े हो जा, बोले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। होते ना वैसे मराठी के सारे पढ़ने के लिए बोलते, तो पढ़ो। तो हमने होमवर्क नहीं बताया, कैसे होमवर्क नहीं किया है, हर रोज जल्दी करके आते, लेकिन साला इसी बार अपने बोला नसीब झंडा है अपना, तो वो वाला सीन है। तो बोला पढ़ो, अभी क्या करें, तो मैंने फ्रेंड का बुक लिया, वो पढ़ना शुरू किया। सर को क्या पता, ये मुझको पता है कि ये बुक मेरा नहीं, इसको पता है कि मेरा बुक नहीं, सर को नहीं पता ये बुक मेरा नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्लास में ऐसे नालायक लोग होते हैं, बच्चे होते पीछे बैठे हुए रहते है ना, वो ऐसे मराठी में बोलते खाना खुना करते हैं पीछे बैठ करके ना, तो सर ने मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे को क्या पता क्या हाथ से हो रहे मेरे साथ, तो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे। तो सर आए, बोला जरा बुक दो। सर ने नाम पढ़ा, तो आज भी याद है, एक ही बार इतना ज्यादा मार खाया मैंने, तो मेरे को ना बेंच में घुसा करके मारा हुआ था और वो भी प्रायर इंटीमेशन के बगैर। मैंने बोला क्या ही करेंगे, 5 छड़ी मारेंगे, 10 छड़ी मारेंगे, खा लेंगे, लेकिन वो 2 लोगों को बाहर बुलाया सर खुद अंदर घुस गए और बेंच में डाल करके मारा, मुझको आज भी याद है। लेकिन मैं रोया नहीं, क्यों बता, रोने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अटैक तो एक के ऊपर हो रहे थे ना, रिएक्शन करने का टाइम भी नहीं अपने पास, मारने के बाद भी नहीं रोया मैं। तो वो बोल रहा नालायकों में इसका जवाब नहीं दिया ना, तो बताना नहीं कि प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया सर ने। ठीक है, सवाल सुनो अभी। सवाल है कि हम लोग, मतलब आप लोग, मतलब हम मिलके, मतलब दुनिया के सब लोग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्यों करते, बताओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्यों करते हैं? हाँ जी, रुको यार, वैष्णो माता जवाब दे। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ये कह रहे हो, सेम सेम आंसर। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। गुड, मतलब चैप्टर नंबर 2 सफल है अपना। या तो कोई सवाल पूछेगा स्ट्रॅटेजिक एनालिसिस, ठीक है, मला माहित नाही, पेस्टल एनालिसिस मला माहित है मेरे को माइकल पोर्टर पता है, स्ट्रैटेजिक ये क्या होता है, साला जिस टॉपिक के अंदर पढ़ा ना उसका नाम है ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, वो समझना जरूरी। मैं तो पूरा मगअप कर लिया, रट्टा मार लिया, पता ही नहीं चल रहा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने। तो यहां पर भी हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ही करने वाले हैं। क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द स्ट्रैटेजीज। बट यहां हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट को समझ करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वहां हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझा, यहां पे इंटरनल चीजों को समझेंगे। ओके, अगेन इस चैप्टर का वेटेज क्या है? 10 मार्क्स। ओके, और ए बी सी एनालिसिस में ये चैप्टर कौन से रेटेड में आता है? अरे ए में आता है भाई, है ना, बाकी है बी और सी वाले भी है, वो बताऊंगा तुमको कौन से चैप्टर से, लेकिन ये वाला तो ए में आएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसको करना ही करना है, पक्का पक्का करके लेना है, ठीक है। तो इंटरनल एनालिसिस में हमको क्या समझना है देखो इतनी सारी बातें समझनी। अभी ये नया टॉपिक है, नया नया है ये, क्या नाम है इसका? कुछ तो नाम है, क्या अंग्रेज वाले इसको थोड़ा प्रोनाउंस कर पाएंगे प्रॉपरली? मेंडलोज, अच्छा नाम है ना, मेरे को तो नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते उसके अंदर मसाला क्या है। मेंडलोज नया नाम है, भारी है। बाकी सारी बातें पुरानी है, मतलब इस चैप्टर के अंदर बस एक ही बात नहीं ऐड हुई है, मेंडलोज, ये पुराने सिलेबस में नहीं था, बाकी सारी बातें पुराने सिलेबस की ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुराने सब्जेक्ट, पुराने सिलेबस में भी मेजॉरिटी बारी सवाल बन ही जाता था स्वॉट एनालिसिस पे। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, स्वॉट एनालिसिस। तो कोई बताएगा मुझको ये स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? ओके, एस स्टैंड्स फॉर, कम ऑन,
सब लोग मेरे साथ है? हमने इसको चैप्टर 2 के अंदर भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है. स्ट्रेंथ्स, W stands for weaknesses, O stands for, जोर से बोलो, and T stands for. वैसे ये टॉपिक जो है वो चैप्टर 2 के अंदर भी था, लेकिन चैप्टर 2 के अंदर हमने उसको एक्सटर्नल के एंगल से समझा है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट. इफ यू रिमेंबर, गो टू चैप्टर नंबर 2, रीड इट अलोंग एंड आपको समझेगा कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे ही चर्चा हो रही थी ज्यादा. इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हमने चर्चा करी नहीं ज्यादा. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को वो दो कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसको भी लेके आना है, साथ साथ ज्यादा फोकस इन दो बातों पे रखना है. लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा राइट डाउन द स्वॉट एनालिसिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 3. एग्जाम में तो बोलेंगे स्वॉट बोलो ना, सही कि गलत? तो हमको स्वॉट यहाँ पे पूरा डिटेल में समझना है कि ये स्वॉट एनालिसिस है क्या. अब देखिए, आप पे एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है, कहां है भाई डब्ल्यू? नहीं देखा आपने? मूवी देखा है? क्या मूवी का नाम है? हाँ, धमाल वाला है ना. तो डब्ल्यू कहां है भाई? डब्ल्यू इधर है. डब्ल्यू स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपकी इंटरनल बातें हैं. कौन सी बातें हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझको ही पता है ना. वैसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां पे मिलेंगे मुझको? तो दो बातें इंटरनल है, दो बातें एक्सटर्नल है. दो बातें स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट. चलो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? व्हाट कुड बी द स्ट्रेंथ? स्पेशलाइजेशन, ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, कैपेसिटी, वेरी गुड. और मार्केट शेयर. यू आर गिविंग मी देन एग्जाम्पल. मुझको एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मुझको मीनिंग चाहिए. द थिंग्स वी आर गुड एट, स्ट्रेंथ्स. तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या? आर कैपेसिटी टू डू समथिंग, द पावर दैट वी हैव टू डू समथिंग. तो स्ट्रेंथ माने कैपेसिटी, जिसको हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं. तो मेरा इनहेरेंट कैपेसिटी माने स्ट्रेंथ, जब मैंने डेवलप्ड किया हुआ मेरा कैपेसिटी यानी कि स्ट्रेंथ. व्हाट इज वीकनेस? वीकनेस का मतलब क्या होगा? कि कहां पे हम लोग लैक कर रहे हैं, क्या अपने पास नहीं है. आई बात समझ में? जैसे कि स्ट्रेंथ को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, तो वीकनेस को क्या कहेंगे? इनकैपेसिटी. तो इनहेरेंट इनकैपेसिटी माने वीकनेस. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? अगर स्ट्रेंथ कैपेसिटी है, वीकनेस इनकैपेसिटी, तो अपॉर्चुनिटी क्या है? इट्स अ चांस, पॉजिटिव थिंग्स फॉर अस इन द मार्केट. एंड व्हाट इज थ्रेट? अगेन नेगेटिव थिंग्स इन द मार्केट. तो जो पॉजिटिव मेरे अंदर है वो स्ट्रेंथ, जो नेगेटिव मेरे अंदर है वो वीकनेस. जो पॉजिटिव मार्केट में है वो अपॉर्चुनिटी, और जो नेगेटिव मार्केट में है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेट. तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. एक काम करते, किसी एक कंपनी का स्वॉट एनालिसिस देखते, उससे हमको समझेगा कि एक्चुअल स्वॉट काम कैसे करता है. और ये स्वॉट इतना फेमस है कि सब लोग इस स्वॉट को करके अपने स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं. कोई भी बंदा हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, स्वॉट को करना एकदम आसान है. तो कौन से कंपनी का स्वॉट देखना चाहेंगे आप? मैकडॉनल्ड्स का देखें? मैकडॉनल्ड्स का स्वॉट एनालिसिस. चलिए, तो ये डिटेल में आपको मैकडॉनल्ड्स का स्वॉट बोला हुआ है. तो ये रहे उनके स्ट्रेंथ. पहले देखेंगे उनके क्या स्ट्रेंथ है मैकडॉनल्ड्स के. मैकडॉनल्ड इज अ 9th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड. 9th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड समझ रहे हो? मतलब इस दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, जिस किसी भी सेक्टर में हो,
किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी, मतलब इस दुनिया में जितना भी लोग व्यापार करते हैं उन सारे व्यापारियों में से टॉप 10 निकालेंगे तो ये 9 नंबर का व्यापारी है। इतना बड़ा ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स, हर जगह पे मिल जाता है मैकडॉनल्ड्स। कोई ना कोई एक बार जरूर गया है मैकडॉनल्ड्स, है कि नहीं? लोग स्टारबक्स नहीं गए कुछ कुछ, लेकिन मैकडॉनल्ड्स जरूर गए हुए हैं। तो ये 9th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है with an incredible value of the company which rules the restaurant industry regardless the fierce competition। इतना कंपटीशन होने के बाद भी ये आज भी चलता है, ये उनका स्ट्रेंथ है, का ब्रांड वैल्यू बन चुका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे ये काम करते हैं वो क्या है? फूड बहुत टेस्टी है। तो मैकडॉनल्ड फ्राइज आर कंसिडर द बेस्ट टेस्टिंग फ्राइज। फ्राइज मैकडॉनल्ड में तो नॉर्मल लोग यही खाते हैं, हमको क्योंकि दूसरे नाम आते ही नहीं। ये क्या क्या नाम होते हैं ना। मैं तो मैकडॉनल्ड्स मतलब 2-2 साल में एक बार जाता हूँ, 2 साल के बाद जाने के बाद वहाँ पे पूरा चेंज ही होता रहता है। पहले जाएंगे तो वो लोग काउंटर पे जाके ऑर्डर देनी होती थी, और उसके बाद कभी मैं बाद में चला गया तो लोग हमारे टेबल पे आके ऑर्डर लेते थे। अब मैं चला गया है, कुछ साल हो गया रहेगा मुझको मैकडॉनल्ड्स गया हुआ है, तो वहाँ पे चला गया तो कुछ तो स्क्रीन लगाया हुआ है, तो स्क्रीन पे जाके ऐसा कुछ तो पिक करो, फिर ऑर्डर, तो फिर ऑर्डर लेके आएंगे या फिर आपको बुलाएंगे, आप जाके ऑर्डर लेके आएंगे। ऐसे हमेशा कुछ चेंज ही होता रहता है उनका। लेकिन फ्राइज सबको प्रोनाउंस भी करने आता है ना? जैसे कि वो बोला नहीं मैंने, युवराज सिंह वाला किस्सा बताया ना मैंने, युवराज सिंह वाला किस्सा बताया ना आपको। तो कोल्ड ड्रिंक सिंपल है ना बोलने में, क्या मंगवाएंगे? 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड ड्रिंक, बाकी कुछ आता ही नहीं ना। मैंने पहली बार एक वर्ड सुना, हॉट डॉग, द वे बिफोर आई गेस 3-4 years बैक व्हेन आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके पहले तो हमको हॉट डॉग क्या पता ही नहीं। जब सीए बना उसके बाद फिर मैंने वर्ड सुना हॉट डॉग, वो भी कोल्हापुर में आया था, तो हम दोस्त लोग खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे दिखा हॉट डॉग। तो लिटरल मराठी मीडियम गाय who learn English from the 5th standard, अभी तो 1st स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है, 5th स्टैंडर्ड से इसने अंग्रेजी पढ़ा है, वो हॉट डॉग को समझने के बाद क्या बोलेगा? बोले गरम क्या, वो कुत्ता हमको क्यों खिलाएंगे? हॉट डॉग, ये क्या माहौल होता है भाई? ये होता है हमको, हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे नाम होते भाई। स्पगेटी, क्या नाम सुनने के बाद समझना तो चाहिए कि भाई है क्या अंदर, क्या क्या खिलाने क्या वाले हो। तो फ्राइज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब लोग खा सकते हैं, और ये उनकी खासियत है, ये उनका स्ट्रेंथ है, ये वेरी गुड एट दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग खा सकते हैं। अब अपने घर वालों को भी साथ में लेके गए और अपने फ्राइज मंगवाए थे तो वो भी खाएंगे। ये इतना नॉर्मल, जैसे वैनिला आइसक्रीम किसी को पसंद नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, देंगे तो खाएंगे। हाँ, किसी को चॉकलेट आइसक्रीम देंगे तो बोले नहीं मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं। किसी को बटर स्कॉच देंगे, जैसे मेरे को बटर स्कॉच दिया ना, खाने के बाद ऐसे चक्कर आते हैं, कुछ अजीबोगरीब सीन है उसके अंदर, पता नहीं क्या है, मतलब क्या डाल के देते हैं, तो खाने को ऐसे चक्कर आता है। चॉकलेट खा सकते हैं, वैनिला खा सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत खतरनाक है। तो लेकिन वैनिला प्लेन, जैसे वो फ्राइज है प्लेन सिंपल सॉल्टेड, कहीं पे भी खाया जा सकता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान भी फ्राइज को खाएगा, लेकिन ये वेरी गुड एट दैट। तो फ्राइज उनका स्ट्रेंथ है। अब मैकडॉनल्ड जाएंगे, बाकी कोई भी चीज खरीद करेंगे, फ्राइज जरूर लेंगे। आप देखो कि इधर उधर के टेबल पे, वैसे देखना बुरी बात होती है, लेकिन हमारा ऑर्डर जल्दी नहीं आया तो हम दूसरा क्या ही कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग यही करते हैं, है कि नहीं? बाजू से मान लो कोई बंदा गया, वेट्रेस या वेटर गया, तो हम ऐसे नहीं देखते हैं, नहीं जाते थे पूछते क्या आमचं कवा येणार देखते नहीं देखते हैं। तो उनके टेबल पे जाके देखिए, झांकिए कभी, आपको एक ना एक प्लेट तो फ्राइज का मिलेगा। स्ट्रेंथ उनका फ्राइज है। फूड, मैकडॉनल्ड फ्राइज आर द बेस्ट टेस्टिंग फ्राइज सेज द कस्टमर सर्वे, कस्टमर ही बोलते हैं बेस्ट फ्राइज है उनके। नेक्स्ट क्या स्ट्रेंथ है, अभी क्या क्या मिल रहा है, वाओ। दूसरा स्ट्रेंथ, अब ये तो क्या उनका ऑपरेशनल, अब उनका रियल क्या चीज है। अब मैकडॉनल्ड्स आप सब लोग जानते हैं रेस्टोरेंट चेन है, लेकिन वो रेस्टोरेंट चेन नहीं है, वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। सर कैसे रियल एस्टेट कंपनी है सर ये? बिकॉज आप मैकडॉनल्ड्स के जितने भी स्टोर देखोगे ना, वो उनके खुद के हैं।
अगर मान लो आपको यहाँ पे कोल्हापुर में मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आप मैकडोनल्ड में जाइए, उसको बोलिए कि मुझको यहाँ पे फ्रेंचाइजी चाहिए, यहाँ पे आपको स्टोर खोलना है। तो हम बोलेंगे उनको कि हम स्टोर खरीद लेंगे, आप हमको फ्रेंचाइजी दीजिए। तो मैकडोनल्ड्स बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुमको कहाँ खोलने का है? मान लो तुमको टाकाला पे इस एरिया में खोलने का है, तो बोलते कहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, वो जमीन हम खरीदी करेंगे, पूरा प्लांट हम लगाएंगे, पूरा रेस्टोरेंट हम बनाएंगे, आप बस वहाँ पे मैकडोनल्ड्स के चीज़ें बेचेंगे, जो भी चीज़ें बेच के मिलने वाला जो पैसा है ना, वो हम लोग बांट के लेंगे, तुमको कोई इंफ्रा पे खर्चा करने की गरज नहीं है। तो जितने भी दुनिया में मैकडोनल्ड्स के स्टोर है वो उनके खुद के मालिक है, मालिकाना हक है। मुझे उनको पता है कि बढ़ने वाला तो रियल एस्टेट ही है, एक बार रेस्टोरेंट का बिजनेस ठप्प हो जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट ठप्प होने वाला नहीं है, बिकॉज वो जमीन जो है वो देखो, अभी रेस्टोरेंट लगाएंगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाएंगे, और वो लोकेशन बड़ा ही सही होगा फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लोग पैसा भी बना रहे चीजें बेच करके, साथ साथ रियल एस्टेट का इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन भी है, जिसको हम लोग अनरियलाइज गेन बोलते हैं। कल जाकर रेस्टोरेंट बंद हो गया, वो बेच देंगे, वैसे ही प्रॉफिटेबल में हम लोग, कुछ नहीं तो रियल एस्टेट का तो पैसा बनेगा अपना। तो ये उनका स्ट्रेंथ है कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। In 2022, there were 38,260 franchised restaurant and 2015 company operated restaurant, making total 40,275 restaurants spread across 119 countries। 119 कंट्री में इनका एग्जिस्टेंस, मतलब वर्ल्ड के लगभग 60% के ज्यादा कंट्रीज में उनका एग्जिस्टेंस है। उसमें से 40% कंट्रीज तो मतलब वो कंट्री माने के लिए आए कि नहीं है, वहां पे क्या मैकडोनल्ड्स खोलेंगे, वहां पे लोग एक दूसरे को काट के खाते हैं, डायरेक्ट फ्राइज, तो वहां पे मैकडोनल्ड्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इन अ वे आई कैन से कि ऑलमोस्ट दुनिया में मैकडोनल्ड्स चलता है, तो ये उनका स्ट्रेंथ है, सही बात। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, वो छोड़ दो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये में जो मैंने कहा कि वो जा करके हम खुद जा करके क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं क्या खाना है क्या नहीं करना है, स्वाइप करो, सिलेक्ट करो, ये करो, फिर ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड वो लेके आते हैं। हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू, इंप्रूव कंट्रोल, हेल्थ कंट्रोल, स्प्रेड वगैरह वगैरह, मैकडोनल्ड्स डिस्काउंट, यस मैकडोनल्ड्स ऑफर डिस्काउंट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स, वर्कर्स के लिए 20% का डिस्काउंट वो देते हैं, तो ये भी उनका एक स्ट्रेंथ ही हो गया। नेक्स्ट वन, अब ये हो गया क्या बोलो, इंटरनल बात है, उनका स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ है उनका? वो ब्रांड वैल्यू है उनका, 9 नंबर का ब्रांड है। 2 नंबर टेस्टी फूड है, फ्राइज उनके बहुत फेमस है। तीसरा, उनके पास बहुत ज्यादा रियल एस्टेट है, अपने वर्कर्स को डिस्काउंट देते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, ये उनका स्ट्रेंथ है। एग्जाम में सवाल बनाना स्वॉट पे, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो मैकडोनल्ड्स वाला। जब स्वॉट लिखोगे, स्ट्रेंथ लिखोगे, तो लिखना एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स की ये स्ट्रेंथ है, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हो, सही बात है, मैं लिखवा के भी दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रेंथ क्या है, उसको प्रैक्टिकल एंगल से समझेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। नेक्स्ट आता है अपना वीकनेस। अब वीकनेस क्या है? नंबर 1 वीकनेस है उनका फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। तो मैकडोनल्ड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग मॉडल। हाउएवर, having the complicated web of franchise, the company operated restaurants expose the brand to a certain risk, the risk of financial deterioration, mismanagement, customer dissatisfaction, because मैकडोनल्ड्स का ओनर खुद जाकर के वहां पे काम नहीं करता है, वो तो फ्रेंचाइज ओनर वहां पे काम करते हैं। मान लो फ्रेंचाइज ओनर कहीं पे किसी ने अच्छा काम नहीं करा, ठीक से कस्टमर सर्विस नहीं दिया, तो ब्रांड किसका खराब होने वाला है? मैकडोनल्ड्स का। तो फ्रेंचाइज मॉडल भले ही आपका एडवांटेज है, लेकिन इन अ वे वो क्या हो सकता है, एक डिसएडवांटेज बन सकता है। क्यों? बिकॉज खुद मैकडोनल्ड्स का ओनर वहां पे काम नहीं कर रहा है, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन आ सकता है, ब्रांड वैल्यू आपकी डाउन हो सकती है, ये आपका वीकनेस। नंबर 2, सप्लाई चेन इंटरप्शंस। अब देखिए, मैंने कहा कि मैकडोनल्ड्स या हो या डोमिनोज हो, वो सिंगल किचन फैसिलिटी को फॉलो करते हैं। सिंगल किचन, आप जहां पे भी जाएंगे आपको सेम टेस्ट मिलेगा, रॉ मटेरियल सेम आएंगे, प्रोसीजर सेम आएगा। इमेजिन करो, ड्यू टू सर्टन रीजंस, ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स, अगर हम लोग किसी कंट्री में या किसी एरिया में अपने रॉ मटेरियल को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैकडोनल्ड्स क्या बेचेगा? सर रात्रि जैसी लग नहीं बेच सकते ना भाई, फ्रेश फूड चाहिए। तो अगर इंटरप्शन हो जाते हैं सप्लाई चेन में, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। मैकडोनल्ड्स बीइंग वन ऑफ द बिजिएस्ट फूड चेन often faces issues due to disruption in the supply chain. Also, it limits the availability of product which are critical to the operations. तो आज मैं चला गया, मैंने बोला कि मैकडोनल्ड्स में, अरे मेरे को फ्राइज देना, और क्या होता है वो बर्गर आता है ना नॉर्मल वाला, क्या बोलते हैं उसको, मैक आलू टिक्की। हाँ यस, मैक आलू टिक्की, वो इंडिया में ही मिलता है, बाकी कहीं कहीं पे नहीं मिलेगा। तो मैक आलू टिक्की आप मंगवाएंगे, मान लो वो बोला नहीं है,
अब जिस चीज के लिए खाने के लिए आओ वो चीजें नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आऊं? मैं मान लो किसी तांबडा पांढरा के रेस्टोरेंट में चला गया, बोला चला तांबडा पांढरा लाओ, बोले तांबडा पांढरा सोडून सगळं मिळते इथं, फिर मैं आया किस लिए तुम्हारे पास वापस? तुम्हारे होटल में पैर भी नहीं रखूं मैं तो मैकडोनल्ड, एक तो मैं आया मैकडोनल्ड्स में मन बना करके 2 महीने से कि मैकडोनल्ड जाऊंगा पैसे भी से बचा कर आऊंगा, पता नहीं कितना रुपए जाएगा, और तुम बोल रहे मैकालू टिक्की नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो चलो वापस मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। लेकिन उनका इंटेंशन नहीं कि आपको ना देना, रॉ मटेरियल नहीं तो कैसे देंगे हम लोग? सही कि गलत? Lack of employee dissatisfaction due to the recent employee right revolution worldwide and increased wage limits, many organizations have faced critical dissatisfaction from the employees। मतलब वो कामगार संगठन होते हैं ना, हमारी मांगी पूरी करो, धनेजराव मुर्दाबाद, मालक चाहिए मुर्दाबाद, होता है भी क्या, किसी किसी के अंदर कीड़े आ जाते हैं, बोलते कि नहीं नहीं इतना पगार मिलना चाहिए, नहीं नहीं उतना पगार मिलना चाहिए, मालिक इतना कमाता है हम इतना कमाते हैं। एवरी आईटी पीपल डू दिस ओनली। आईटी वाला बंदा जो आईटी कंपनी में काम कर रहा है उसके दिमाग में वही चलता है, वो काम कर रहा है, बोल रहा है कि जो हम मर रहे हैं, मालिक उधर बैठा हुआ है, हम यहाँ पे 12-13 घंटे काम करते हैं, हमको इतना पगार देते, कंपनी कितना पगार दे रही है, हमको पगार बढ़ना चाहिए, हमको पगार बढ़ना चाहिए। मतलब मालिक के साथ क्या चमत्कार है वो उसका ही पता है कि नहीं? वो एम्प्लॉय को बोलने में क्या जाता है, ये उतना उसको पता है ना भाई, धंधा बढ़ाने के लिए तो जो काम कर रहा है ना, वो कस्टमर लाने के लिए उसको जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो उसको ही पता है। जिसका काम उसको साजे भाई, तो मालिक की तरह काम नहीं कर सकता, मालिक की तरह सोच सकता तो मालिक नहीं बनता है कि नहीं? तो बोलते नहीं वेज लिमिट चाहिए, ये चाहिए, वर्ल्ड अराउंड 15% का वेज रेट बढ़ा के चाहिए, मैकडॉनल्ड बोला नहीं नहीं देता, तो कस्टमर डिसैटिस्फाई हो जाएंगे, है ना? वेज टिक्की की जगह पे चिकन टिक्की डालेंगे, बंदा चला बोले वेज टिक्की खा रहा है, वहां अच्छा लग रहा है सही कि गलत? अच्छा, वेजिटेरियन पीपल डू नॉट गेट ऑफेंडेड, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, कहानी के सारे बात काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। नेगेटिव पब्लिसिटी, चलो इन जून 2020 मैकडॉनल्ड्स वाज अक्यूज्ड ऑफ फायरिंग एन एम्प्लॉय for suing the company over its failure to protect employees during the recent health crisis. The termination is unethical because it seeks to discourage the other employees from exercising their right to legal redress against their employer। मतलब बीमार था उसको निकाल दिया, तो बाकी एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो जाएगा, बोले ये ऐसा करते लोग, कहाँ क्यों रुकेंगे, हम भी अपना काम धंधा छोड़ देते यहाँ से, वीकनेस है, देखो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पहला वीकनेस क्या होगा उनका, फ्रेंचाइज मॉडल। दूसरा सप्लाई चेन, हो सकता है वो रोक नहीं सकते, वो वीकनेस है। तीसरा ओके, एंड लास्ट वन नेगेटिव पब्लिसिटी, जो लोग ही करेंगे, कस्टमर ही कर सकते हैं, ये उनका वीकनेस है। तो हमने देखा मैकडॉनल्ड्स का स्ट्रेंथ एंड क्या बोलो, वीकनेस। सब लोग जिंदा पक्का? व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स? भूल गए सर। ब्रांड वैल्यू 9th नंबर का ब्रांड है। नंबर 2 टेस्टी फूड, उनका फ्राइज बहुत फेमस है। नंबर 3, नंबर 4 टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं। और वीकनेस में पहला वीकनेस उनका फ्रेंचाइज मॉडल, सप्लाई चेन इंटरप्शन, देन डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज, एंड नंबर 4 नेगेटिव पब्लिसिटी। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो 2018 मैकडॉनल्ड लॉन्च इट्स $1 2 3 मेन्यू फॉर and 2 for $5 mix and match deal proposed towards its value conscious consumers. The menu was successful addition resulting in increased sales। अभी ये तो $1, $2, $3 अपने पास तो नहीं होता है, अपने पास क्या वो मैक मील है ना, मैक मील मतलब लोग रेस्टोरेंट को समझ रहे क्या, हम लोग नहीं नाश्ता करने जाएंगे लेकिन पूरा पेट भर के भी खा सकते हैं। तो मैकमिल लॉन्च किया हमने, उसके अंदर फ्राइज होंगे, बर्गर होगा और बाकी सारी चीज़ें, आई डोंट नो क्या 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 होगा। तो वो मैकमिल है, तो लोग जाएंगे दोपहर में खाना हम लोग मैकडॉनल्ड्स खाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है ना उनके लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग वैल्यू मील्स प्रोवाइड करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो हो जाएगा काम। मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है, ये लोग पेट भर के खाना चाहते हैं मैकडॉनल्ड्स में या फिर अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीज कस्टमर नीड, अपॉर्चुनिटी है। रामकृष्ण भोजनालय में खाना खाने से बेटर है हम बोलेंगे कहां लंच किया, मैकडॉनल्ड्स। नहीं कुछ कहां खाना खाया, नहीं रामकृष्ण भोजनालय। अच्छा नहीं लगता है ना,
मान लो कोई सीईओ आया किसी कंपनी का, उसको खाना है कोपर, कैसा लगे? लोग बोले कहाँ जाएंगे? मैकडॉनल्ड्स। वाह क्या कंपनी है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वैल्यू मील्स प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट वन, एक अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आइए। जैसे इंडियन लोगों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तीखा नहीं, स्पाइसी की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे लोगों मतलब काइंड ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्रियन पीपल, हो सकता है सातारा हो या कोल्हापुर हो, तो इन लोगों का इन लोगों के लिए, इन लोगों के रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे लोग तीखा बहुत खाते हैं। तो किसने कहा हम तीखा बहुत खाते हैं? तीखा तो उधर खाते हैं, सांगोला, पंढरपुर, और मेरा नैनीहाल उधर का है ना, पंढरपुर का है, तो मेरे को पता है कितना तीखा खाते हैं। मामा वेमा घर पे आते हैं ना, हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके बाजू में लाल टिकट लेके खाते हैं। देखो इसको अभी खोखला आ गया इधर सुनने के बाद। ऑलरेडी मामा आ रहा है तो मम्मी ऑलरेडी थोड़ा तीखा बनाती है, जो हम सहन नहीं कर सकते, उसके रिपरकेशन बाद में मिल जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी मम्मी तीखा खाना बनाती है, लेकिन उसमें भी उनको तीखा नहीं लगता, फिर वापस वो लाल टिकट लेके खा लेते। तो ये लोग इतना तीखा खाते भाई, तो वो तीखा वो होता है जाने दूर संगठच। हम तीखा नहीं खाते भाई, हम थोड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम हो सकता है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है भाई। सही कि गलत? हाउ मेनी ऑफ यू लव टू ईट स्वीट? स्वीट खाना बोलो, स्वीट डिश नहीं, पूरा खाना ही स्वीट पसंद है उनको, तीखा बिल्कुल पसंद नहीं, ओनली स्वीट। मतलब तीखा दिया तो बोलते नहीं नहीं सर तीखा नहीं चलता। स्वीट डिश तो हम लोग अलग से खाते हैं पूरा खाना होने के बाद। लड़कियों के लिए एक रूल होता है, क्या रूल होता है? उनको खाना खिलाओ, बोलते आई एम फुल। लेकिन वही उनको आइसक्रीम, हाँ, तो फिर भी कहाँ चला गया फुलनेस? तो स्वीट हम लोग अलग से खाते हैं, लेकिन लोग जिनको मीठा ही पसंद है, कोई भी तीखा कुछ नहीं खाता। एक ही बंदा है, मतलब देखो अराउंड 99.99% लोग जो होते हैं वो तीखा नहीं लेकिन स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इंडिया में भी वही हाल है, लगभग 80% लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। हम लोगों को 65 डिग्री अच्छा नहीं लगता है, ऑलरेडी मिसल इतना तीखा होता है, उसके ऊपर और हम लोग क्या मानते हैं, जरा कट आना है कि नहीं, पात्रबाजी नको, अरे कट। तो मैकडॉनल्ड्स अगर ये सब फीका फीका खाना हमको सर्व करेगा, मैकडॉनल्ड्स बाहर की कंपनी है, तो वो स्पाइसी थोड़ी ना होगा उनका फूड, वो तो नॉर्मल होगा ना, वो ये डाल करके क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक पेपर एंड ऑल, वही होगा ना, स्पाइसी तो होगा नहीं। लेकिन इंडिया में जब आएंगे ना तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या? वो स्पाइसी कुछ चीजें बनाएंगे। एक बीच में आया था प्रोडक्ट, अभी मिलता ही नहीं मिला नो, मैक्स स्पाइसी एक था, अभी है कि नहीं मुझको पता नहीं, मैक्स स्पाइसी करके आया था। मैक्स स्पाइसी पूरा मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉर्मल मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट से अच्छा। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, नया नया प्रोडक्ट लेके आइए आप, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। In 2018, the company started to serve the exclusive beverages mixed by Spirit Topic Berry in their New York outlets. Wow. No water. Only beverages. We serve only beverages. बंदे खुश हो गए, wow, झूम बराबर झूम। It became an instant hit and hit तो होना ही है वैसे, क्यों हिट नहीं होएगा? And likely to be served in all of the US. अब एक जगह पे हिट हो गया तो बाकी जगह पे तो सब झूम बराबर। पहले तो बस खाते थे, आजकल हम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाकर इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करिए। नेक्स्ट वन, अपॉइंट ग्लोबल एक्सपांशन। जिस कंट्री में आप नहीं हो, अभी 119 कंट्री में होना, बाकी कंट्री का क्या? अंटार्कटिका में कौन बनाएगा? वहां पे लोग घूमने जाएंगे तो खाएंगे ना मैकडॉनल्ड्स अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में बनाओ। अंटार्कटिका नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके अंदर आज भी ग्रोथ का एक्सपांशन माना जाएगा, वहां पे भी आप, ये आपके लिए ग्लोबल एक्सपांशन का एक क्या बोलो, एक स्कोप है। रीबिल्डिंग ब्रांड वो छोड़ दो, मोबाइल ऑर्डर्स, हेल्थियर ऑप्शंस। चलो हेल्थियर ऑप्शन आजकल मैकडॉनल्ड बोलेंगे तो नहीं, वो जंक फूड होता है एंड ऑल। तो आप नए प्रोडक्ट लेके आइए, जो हो सकता है कि डाइट वाले लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली प्लेट देनी है उनको पानी के साथ, डाइट फूड $15 महंगा आता है ना डाइट फूड कुछ नहीं, उनको क्या करना है, बस उनको एक काम है किचन में लेके आना है, किचन का एक शेयर करवाना है,
ओके, महक लेकर के उनका पेट वैसे ही आधा भर जाएगा। साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए ना। और उनको खाली प्लेट देना है, उसमें एक पानी का जार दे देना है, पी लो जितना पीना है, डाइट फूड। बाहर जाने के समय पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत एसिडिटी हो रही है, डॉल नॉर्मल है। $15 बस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वो ड्राइव थ्रूज वगैरह भी लाए ना वो लोग, ड्राइव थ्रू। अभी लोग रुकेंगे नहीं, आजकल लोगों को बहुत काम धंधे होते हैं ना। रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत ज्यादा कंसल्टेशन देना होता है उनको, तो इतने इतने लोग बिजी होते हैं ना, 2 मिनट बैठ के खाने का भी समय नहीं उनके पास। लोग है ना ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल, मान लो हमको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना है, ट्रैवल करते हैं, तो नहीं नहीं जल्दी पहुंचना है, नहीं नहीं जल्दी पहुंचना है। फिर ट्रैवल बी डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद करते क्या, कुछ नहीं, होटल में जाके सो जाते हैं। ऐसे होता है ना। मान लो तुमको यहां से जाना है गुवाहाटी, रेडिसन ब्लू, गुवाहाटी नॉर्मल है गुवाहाटी, तुमको यहां से ड्राइव करते करते गुवाहाटी पहुंचना है मान लो। तो तुम गुवाहाटी पहुंचोगे कितना समय, गूगल मैप पे लगाते कितना समय, 20 घंटा लगेगा। कैसे भी करके ना 20 घंटे में पहुंचना ही चाहिए। और कुछ लोगों को होता है गूगल मैप को मैं बीट करूंगा, उसने 20 घंटा बोला, मैं 19 घंटे में पहुंचूंगा उधर। क्या करेगा उधर जा करके, जाएगा होटल में, जाएगा चेक इन करेगा, सो जाएगा। बहुत बड़े आदमी ने कहा है, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सफर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वहां जब मैं गोवा जाना है, मान लो गोवा, अब लोगों को क्या सीन है मुझको नहीं समझता है। यहां से निकलेंगे डायरेक्ट गोवा जाके रुकना है, पता नहीं गोवा में ऐसा क्या डब्लू उखाड़ के रखा हुआ है कि उनको गोवा में जाके रुकना है। भाई जाते जाते कहीं भी घूमेंगे, रुकेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं बीच में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में, सावंतवाड़ी में रुकेंगे, मस्त फिश वगैरह खाए, नॉर्मल वेजिटेरियन लोग खाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन फिश खाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, निवान थोड़ा बहुत टहलेंगे, फिर जाएंगे गोवा, जाएंगे निवान रुकेंगे। भाई दोपहर में गोवा जाने का मतलब ही क्या बनता है, इतना धूप तो रहता है, एंड वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ सन टैनिंग एंड ऑल यू नो। तो we do not go outside in the afternoon, we go in the evening। तो जाना है तो सोना ही ना तुझको जा करके, तो निवान जाना है ना भाई, क्या टेंशन है। लेकिन ये ड्राइव थ्रू उन लोगों के लिए जो ये गूगल मैप को बीट करने वाले लोग होते हैं, नहीं मैं 19 घंटे में पहुंचूंगा, कहते 4 घंटा, 3.5 घंटे है, क्या करेगा जाके वहां। तो वो लोगों को खाने का भी समय नहीं होता है, वो क्या करते हैं, गाड़ी बुक करते, पहले गाड़ी में जाएंगे, बाहर के बाहर पार्सल पिक करेंगे, गाड़ी में बैठ करके खाएंगे। वैसे गाड़ी में बैठ के खाने का एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही फूड होता है, जिसको मराठी में बोलते हैं फुकन्या। डू यू एग्री विथ मी। ये मैकालो टिक्की खाने का क्या मतलब है ना, वो खाएंगे तो उसमें चीज भी जैसा हाथ में गिरते हैं, कैसे आया करके खाएंगे, कैसा लगेगा, हाँ फुकना कैसे, ऐसा उंगली में डालने का, गिरता भी नहीं इधर उधर, गिर गया तो ऐसे ऐसे करने का काम हो जाता है। गाड़ी में खाते लोग फ्राइज वगैरह, पता नहीं गाड़ी में रूम ही बनाते, पीछे घर वाले तो छोटे बच्चे होंगे तो तबाही मचा लेते। ड्राइव थ्रू इसको बोलते, इनोवेटिव है, ये लोगों को चाहिए। हाँ कुछ लोगों मान लो बिजनेस मीटिंग में जाना है, टाइम पे पहुंचना है, तो उनके लिए अच्छी बात है, ड्राइव थ्रू अपॉर्चुनिटी है, ढूंढिए अपॉर्चुनिटीज को, सही बात है। तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, नंबर 1 कम ऑन लिखना है हमको, पहला वैल्यू मिल्स, वो मैक मिल प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 इनोवेटिव प्रोडक्ट, देन ग्लोबल एक्सपांशन, देन ड्राइव थ्रू एंड ऑल, एक्सपांड ड्राइव इन्स, पिकअप्स, सेल्फ ऑर्डर कियोस्क वगैरह, ठीक है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। सर ये तो आपका स्ट्रेंथ भी हुआ करता था। तो ऑल्दो द इनोवेटिव चेंजेस डन बाय मैकडॉनल्ड्स have a positive outlook, the investment in technology is still risky. The public pace of adopting new technologies may slow down the return on investment. अब मान लो मेरे पापा जैसे लोग, उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग आज मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, दोस्त दोस्त मिलके मैकडॉनल्ड्स में एंटर कर लिए, वो चले गए काउंटर पे, बोले कि हमको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बोले कि सर यू कैन ऑर्डर थ्रू द कियोस्क। वो बोले क्या बोला, तो पापा ने इधर उधर देखा, बोले हाँ अच्छा हाँ स्क्रीन से ऑर्डर करते, तो पापा वेंट देयर, पापा ने देखा अपन वड़ा पाव खाओ आज, नहीं जमता है ना ये, तो आपका कस्टमर चला गया। अगर मान लो आपने वैसे ही टेबल रखा था, काउंटर पे रखा रहता, तो लोग आकर खा लेते।
है कि नहीं? तो इट इज रिस्की, लोग इतनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सारे लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं रहते। नेक्स्ट थ्रेट क्या है? फियर्स कंपटीशन। अब देखिए कोल्हापुर में हाईवे पे जो मैकडॉनल्ड्स के उसके बाजू में बन गया स्टारबक्स, उसके बाजू में पहले केएफसी भी बना था, हाँ जी, उसके बाजू में हल्दीराम भी बन गया है, उसके बाजू में बर्गर किंग भी आ गया है। बर्गर किंग कोई गया है क्या? बर्गर किंग वेंट टू बर्गर किंग, अच्छा है क्या? नॉर्मल है मैकडॉनल्ड्स, वो सही है, ठीक है। ब्रांड वैल्यू 9 नंबर का ब्रांड वैल्यू है। तो डोमिनोज वगैरह सारे एक लाइन पे आ चुके हैं, तो ये कंपटीशन हो गया ना। तो आज मान लो कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स खा के कंटा ला गया, बोले चलो बर्गर किंग जाते हैं, थोड़ा नया कुछ ट्राई करते हैं भाई, हल्दीराम जाते हैं कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये फियर्स कंपटीशन है, ये उनके लिए थ्रेट माना जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, कल्चरल थ्रेट्स व्हाइल ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज। अब देखा कि इंडिया के अंदर बीफ मना है, हम लोग बीफ नहीं खा सकते, लेकिन मैकडॉनल्ड्स बाहर जाएंगे तो पूरा बीफ के ऊपर बने हुए सारे प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, इंडिया में वो लॉन्च नहीं कर सकते। ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च करेंगे तो क्या होगा? कोई मैकडॉनल्ड्स जाएगा नहीं, तो ये कल्चरल बैरियर है इंडिया में कि बीफ अगर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। Being global fast food chain, McDonald's has often faced multiple cultural threats in different parts of the world, causing harm to the image of the brand. And also, it is challenging to adapt and operate differently as per the location of the franchise. For example, a few years ago, McDonald's faced quite a big scandal for using ingredients which were not the halal in the Muslim countries. तो आई गेस वो कुछ तो होता है मुस्लिम कंट्रीज जो होते हैं या फिर वहाँ पे हलाल नाम को, आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट होता है, लेकिन हलाल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, हलाल प्रोडक्ट। आज भी इंडिया में मैंने रील देखा हुआ है यूट्यूब पे कि जो भी चीज़ें हम लोग खरीदी करते हैं, प्रोडक्ट खरीदी करते हैं ना, उसके ऊपर हलाल का स्टैंपिंग होना चाहिए, तभी जाकर के वो चीज़ें वो लोग खरीदी करते हैं, खाने वाली चीज़ें हो या फिर कोई चीज़ हो हलाल। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज है जैसे कि यूएई हो गया या कुवैत हो गया, तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ने हलाल नाम का इंग्रेडिएंट या फिर हलाल नाम से चीज़ें वो नहीं बेची, तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स चली गई नहीं। ये बात समझिए, बहुत बड़ा एक्चुअली चीज़ है हलाल वगैरह, बहुत बड़ा लेवल का पॉइंट है डिस्कशन का, लेकिन हलाल का स्टैंपिंग ठप्पा वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो चीज़ें खरीदी करेंगे। तो मुस्लिम कंट्री में हलाल नहीं है तो फिर वो बनेगा ही नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम दे फेस्ड व्हाइल ऑपरेटिंग इन द मुस्लिम कंट्रीज। आई बात समझ में? ये थ्रेट है उनके लिए। न्यू एज फास्ट फूड, McDonald's often a millennial in consider an old school with the traditional menus and taste. In this situation, food chains like Shake Shack, Wendy's take full advantage with their often experimented menu and recipes to include the variety. मैकडॉनल्ड्स के अंदर जो चीज़ है वो फिक्स है, वही मिलेगी, एडिशनल कोई नई नई बातें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी जो नया चीज़ आ रहा है जैसे वेंकीज चिकन, वेंकीज चिकन बहुत बड़ा ब्रांड है। अब अगर बिग बैश लीग वगैरह देखते हो, ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग वगैरह, या फिर बाहर के कंट्री में जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं उनके वेंकीज वेंकीज देखोगे। प्राउड टू से दैट इट इज इंडियन ब्रांड, साउथ इंडियन पर्सन है कोई तो वेंकट गोपाल ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वेंकीज चिकन, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आजकल नए नए लोग नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, तो ये भी उनके लिए क्या है? थ्रेट है। खत्म, ज़्यादा पढ़ने की कोई गरज ही नहीं है। तो ये मैकडॉनल्ड्स का स्वॉट। अब एक काम करते हैं, हम बुक के अंदर आते हैं और बुक में स्वॉट के बारे में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, और फिर हम लोग राइटिंग करेंगे विद द एग्जाम्पल। ओके, सब लोग जिंदा? सब लोग जिंदा है क्या? चलिए स्वॉट देखते हैं। तो SWOT एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ बिजनेस, अनलाइन करेंगे सब लोग, बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ SWOT is to analyze to help organization to develop awareness about the factors internal and external। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। SWOT analysis shall be implemented before all the company's action, whether it is exploring new initiatives, revamping internal policies, etc. इसके पहले SWOT आपको करना पड़ेगा। SWOT analysis to discover the recommendation and strategies. Since its creation, the SWOT has become most widely used tool for the business owners to grow. Sometimes it's wise to perform SWOT analysis just to check the current landscaping and business improve. फलाना फलाना फलाना।
स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे देखो, स्वॉट को उन्होंने डिफाइन करा हुआ है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि इंटरनल ऑर्गन, इट इज एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अपॉर्चुनिटीज एट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक्सटर्नल। वीकनेस क्या है, इट इज हार्मफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। थ्रेट अगेन हम लोग कहेंगे इट इज अगेन हार्मफुल टू द बिजनेस, लेकिन वो एक्सटर्नल है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्वॉट। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, मल्टीपल पार्टनर्स विद द वेरिड एक्सपर्टीज, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ हो सकता है कि बहुत सारे पार्टनर है अलग अलग एक्सपर्टीज एरिया के। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एग्रीमेंट 70 years सर्विस स्प्रेड अक्रॉस द 20 स्टेट्स ऑफ द इंडिया, 400 प्लस एम्प्लॉइज ट्रेन टू द डिलीवर वर्क। तो ये स्वॉट उन्होंने बोला हुआ है किसका, कोई भी फर्म होगी, कोई भी लॉ फर्म होगी इंडिया के अंदर जो काम कर रही है, उसका स्वॉट कुछ इस प्रकार से बनेगा। वीकनेस क्या है, रन बाय ओल्ड मेथड्स, पुराने लोग हैं तो पुराने तरीके से काम करेंगे, तो ये वीकनेस है। नो ऑटोमेशन, वीकनेस है। नॉट वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर, वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेशन ड्रिवन एडवांसमेंट, ये अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर आप जा सकते हो। स्टार्टअप कैन बी सपोर्टेड विद द एक्सपीरियंस पार्टनर, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन मल्टीप्लाई द रिटर्न्स। थ्रेट क्या है, ऑनलाइन प्लेस कर एंट्री इन द मार्केट। आज ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, लॉ में कोई भी एडवाइस ले सकते हो। आप अगर वहीं पे ऑफिस लेके बैठ जाएंगे तो कौन आपके पास आएगा। एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, आजकल तो वो आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी, तो उसमें आप कोई भी चीज डालेंगे तो आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। ये लॉ फर्म के लिए क्या है बोलो, एक थ्रेट माना जाएगा। प्राइस पॉइंट ऑनलाइन वेरी बिग कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड स्पीड ऑफ वर्क बिकमिंग वेरी फास्टर डे बाय डे, ये थ्रेट है, उसके हिसाब से आपको कोप अप करना पड़ेगा। बात खत्म, शॉर्ट खत्म। कितना सिंपल है कि नहीं। एग्जाम में आएगा तो लिख पाओगे पक्का। चलो तो काम करते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है उसको हम लोग कैच करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम लिखेंगे Write the heading, chapter number 2.
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नींद आ रही है? चलिए आगे बढ़ सकते भाई और बहनों, आगे बढ़े? इच्छा है? छोड़ दे? छोड़ दो? छोड़ दिया फिर? चलिए, तो ये रहा आपका स्वॉट एनालिसिस। एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा तो यही चीजें लिखनी है आपको, वापस जा करके बुक में देखने की कोई गरज नहीं होनी चाहिए। एग्जामन मैकडॉनल्ड्स का जरूर लिखिएगा, और टाइम मिले तो मैंने जैसा यहाँ पे ड्राइंग करा हुआ है, ये ड्राइंग भी करके आइएगा। आपने अपने बुक में ड्राइंग करा हुआ है मेरे जैसा सबने? करा है कि नहीं करा है? कितने कम समय में, मतलब बचपन से मैं इतना कैसा, मतलब मेरे को खुद पे बस भरोसा नहीं होते, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को कि हाउ कैन आई बी सो। छोड़। तो भैया बहना ये रहा स्वॉट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या है? ओ मेरी छोरी पकड़ी गई। मैं देख रहा था कि मैंने जो बनाया हुआ है वो गूगल पे है कि नहीं, तो आई वाज जस्ट टेकिंग दैट। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, ये आज तो खत्म नहीं होगा, कल भी इसको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आज इसका आधा पार्ट खत्म करते। आगे देखो बंदे का नाम क्या है। मैंने कहा ना आपको, लगभग एसएम के अंदर 50% आपको माइकल पोर्टर बाबा को ही पढ़ना है। बाबा जी बहुत बड़े बाबा जी है ये एसएम की दुनिया में। जैसे आजकल सब लोग विराट कोहली वगैरह नहीं जाते हैं, क्या नाम है, नीम करोली बाबा। बाबा नीम करोली नहीं, हिमाचल में है शायद से, वो गए नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, विराट कोहली में ना हुई उनसे? देखिए, विराट कोहली भी जाके मिले इनसे। विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, एक बार इंटरव्यू में उसको सवाल पूछा कि आप पूजा पाठ वगैरह करते कि नहीं करते? विराट कोहली ने कहा डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ वाला, और टैटू बिटू बने ना, डू आई लुक लाइक अ। लेकिन बाद में इनके पास ही जाना पड़ा, जब बीच में उनका बैड पैच चल रहा था उसके परफॉर्मेंस का, तो इसके बाद जाके आने के बाद क्या सेंचुरी ठोका भाई, नहीं डायरेक्ट 50। तो बाबा रीम करोली, इनका और अपना कोई संबंध नहीं है। तो बोले कि इसके बेस पे कोई कॉन्सेप्ट है, इसके बेस कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना, ये अपना बाबा है। बाबा जी कितनी बार पढ़ रहे उसको, है ना? तो क्या नाम है इनका? माइकल पोर्टर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सर इसको पहले कहीं सुनेला लगता है। क्या सुनेला इसको? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस टर्म को हमने कहां सुना है? अगर सुना है तो उसका मतलब क्या है बताओ? यस। अच्छा, तो व्हाट डू यू मीन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? मतलब मैं अपने कॉम्पिटिटर से उसी इंडस्ट्री में रह करके ज्यादा कमाने का कैपेसिटी रखता हूं, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। और हम लोग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केपिंग भी कर रहे थे, अगर आपको याद है क्या करा था हमने उसके अंदर? हाँ, कौन सी कंपनी थी वो? किया, हाँ किया, किया सब लोगों ने। तो पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, उसके बाद अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ्स, डिटरमाइन देयर वीकनेस, एंड पुट ओ, हाँ पुट टुगेदर। खत्म। मसाला याद है ना? अभी याद नहीं होगा मसाला। गुड दैट कि आपको हेड पॉइंट तो याद है। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ना है। माइकल पोर्टर कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। वहां पे हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केपिंग करा था, एक्सटर्नल था, कॉम्पिटिटर को समझो, उसको जानो, उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस, सारी बातों को एक साथ लेके आओ तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा।
अब वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने के लिए इंटरनली क्या करना पड़ेगा, माइकल पोर्टर बाबा ही बताएंगे हमको। क्या बताता है माइकल पोर्टर? ऊपर की बातें छोड़ो। माइकल पोर्टर की एक जेनेरिक स्ट्रैटेजी है। सर ये भी पढ़ना है, सर ने स्किप कर लिया लगता है ये। नहीं, जो पढ़ेंगे इसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेगा। हाँ जी, तो पहले इसको समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? जोर से बोलो क्या? जेनेरिक स्ट्रैटेजी, माइकल पोर्टर्स। एग्जाम में सवाल आया बहुत बारी, बहुत इंपॉर्टेंट। माइकल पोर्टर्स। कुछ बच्चे माइकल पोर्टर का नाम देखते ही 5 फोर्सेस वाला मॉडल लिख के आ जाते हैं। सस्ते नशे बोलते इसको, समझे? ये ऐसा करके आओगे तो उसके बाद एग्जाम के बाद मुझको भी पिलाना जो आप पी के गए थे। मैं भी महसूस करना चाहूंगा कि ऐसा करने के बाद क्या फील होता है। मतलब इस पे मैं विश्वास ही नहीं रख सकता कि किसको माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रेटेजी पूछा और वो 5 फोर्सेस का मॉडल लिख के आ गया। ये हो ही नहीं सकता है बिना सस्ते नशे। मेरे को भी करवाना। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू फील द सेम कि मैं पढ़ाऊंगा जेनेरिक स्ट्रेटेजी लेकिन अंदर मसाला 5 फोर्सेस मॉडल का होगा। इस सारे रामायण का एक ही अर्थ है, क्या? कि माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी अलग है, माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल अलग है, दोनों अलग अलग है। माइकल पोर्टर बोला तो डायरेक्ट लिख के आने का नहीं, सस्ते नशे करके जाने का नहीं। कुछ लोगों को पढ़ाई करके करके नशे होते पता है, जो ग्रुप 1 का एग्जाम देके उनको पता है लास्ट पेपर में उनका हाल ही अलग होता है। इमेजिन करो प्रीवियस सिलेबस के अंदर 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 8, तो 8 पेपर देके सीए फाइनल के 8 पेपर देके आने के बाद 8 पेपर मतलब 8 पेपर खत्म हुआ है तो बंदा बाहर कैसे आएगा? मतलब तुम देखो ही ना, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे क्या हाल है उसका। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो वाला गाना, सब लोग वही बोल रहे हैं, जो तेरा हाल है वो मेरा ही हाल है। घर पे जाते हैं लोग, बाकी बीकॉम पेपर वाले क्या करते हैं, लास्ट पेपर पे खाने जाते हैं, पार्टी करते हैं। कॉमर्स कॉलेज के बंदों को पता है, बंदियों को पता है, लास्ट पेपर हुआ माधुरी बेकरी। अभी तो पता नहीं ये के जनरेशन, हमारे जनरेशन में वही माधुरी बेकरी जाएंगे, समोसा खाएंगे। अभी मिलता है क्या वापस समोसा वगैरह? आज भी मिलता है कॉमर्स कॉलेज। तो लास्ट पेपर में बीकॉम पेपर हो गया, सीए के लास्ट पेपर पे लोग कहीं नहीं जाते, पहला गरला। वो जो बैग उधर फेंकेंगे, किधर फेंकेंगे पता नहीं, डायरेक्ट जा करके बेड पे, बच गया मैं, इस बार तो बच गया, जिंदा तो हूं। अभी रिजल्ट में जो होना है देखा जाएगा। यही हाल है। अभी तो एक ग्रुप देखा है कि 4 पेपर देखा है ना आप लोग, गुड। बोथ ग्रुप देने वाले 6। मैं को 2 पेपर का मरण आपका कम हो चुका है, लेकिन 6 पेपर का है। सुबह क्या बोला मैंने ऑडिट की क्लास में, जिंदगी तुम्हारी। तो ये बात को दिमाग में हमेशा दिमाग में रखने कि भैया अपना जिंदगी झंड है, अपने जिंदगी में खुशी आएगी। तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम भी खुशी नहीं होगा, बताओ, होगा तो चेंज कर लो। किसी को बताने के लायक नहीं कि हमारी जिंदगी में खुशी है। हो ही नहीं सकता है। हमारे एक फ्रेंड का नाम था आनंद, उसको हम लोग आनंद नहीं बोलते थे, उसको हम लोग हैप्पी बोलते थे। आज भी उसको हैप्पी बोलते। वो सीए बन चुका है, अब ढूंढते मत जाना कहाँ पे उसका ऑफिस। तो उसके ऑफिस में हम लोग कोई फोन करेंगे काम के सिलसिले में, तो एम्प्लॉय ने फोन उठाया उसके, तो हम बोलते हैप्पी है क्या? तो 2 बार रॉन्ग नंबर बोल के रख दिया हमने फोन। फिर हमने हैप्पी को फोन लगाया, बोले तुम्हारे एम्प्लॉयज को बोल कि तुम्हारा नाम हैप्पी है। तो आज उसको हैप्पी बुलाते हैं, हम आनंद नहीं बुलाते, बिकॉज आनंद अपनी जिंदगी में नहीं हो सकता। सही बात। तो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल अलग है। मैं 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आपके जिंदगी के 6 महीने बचे। माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल अलग है, माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रेटेजी अलग है।
अब जेनेरिक स्ट्रेटेजी क्या बोलती है आपको? जेनेरिक स्ट्रेटेजी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। आप इन 4 क्वाड्रेंट में कहां पे हो समझो। इन चारों क्वाड्रेंट से आप लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो इंटरनली। ये इंटरनल एफर्ट्स है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। मित्रों, माइकल पोर्टर कहते हैं कि आपने 4 क्वाड्रेंट में रहना है, किसी एक क्वाड्रेंट में रहो, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स बन जाएगा। नंबर 1, ये ब्रॉड नैरो छोड़ दो, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले 4 क्वाड्रेंट को समझते, फिर नैरो शॉर्ट जो भी है देख लेंगे, स्मॉल बिग जो भी है। कॉस्ट लीडर, एक तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट क्वालिटी देख करके कमाओ, या फिर उनको लो प्राइस देख करके कमाओ। अगर आप इंडस्ट्री में अपने प्राइस की वजह से टिक के बैठे हो तो आप उस इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडर हो। सबसे भारी एग्जांपल जियो, फोकट में देता है, कॉस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसको देख के हॉस्टल वाले ने कोशिश किया कि मैं वर्ल्ड कप फोकट में दिखाऊंगा, फोकट दिखाने के चक्कर में कंपनी बेचने की आन पड़ी उसको। बोलो अभी कंपनी बेच रहा है, जो बोल रहा है मैं ही खरीदी कर लेता हूं, ये उसका स्ट्रेटेजी है। फोकट में देता है, कॉस्ट लीडर है, इंडस्ट्री में सबसे कम कॉस्ट मेरा ही होगा, तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे। जहां पे जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में लोग बड़े ही प्राइस सेंसिटिव है, सन्निका जी, जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, वो तो प्राइस के बारे में देखेगा ही देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। लड़कियां जब मान लो शॉपिंग करने के लिए जाएगी तो पहला उनका इंटेंशन क्या होता है? कॉस्ट कम होना चाहिए, कमीत कमी पैशात मॅक्झिमम शॉपिंग, जे आपण परत करणार आहे त्यांना, मतलब खरीदी करना है रिटर्न करने के लिए ना। तो दुकान में कुछ अलग कलर दिख रहा था, घर में कुछ अलग कलर दिख रहा है, तो वापस जाके देना ही पड़ेगा उनको। तो कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम शॉपिंग करनी मैंने। तो दुकानदार भी वही सोचेगा ना, भाई दुकान कितने रुपए का है? बोले 500 रुपए, चाहे बाजू वाला 100 में देता है, तो बाजू वाले में दुकान से क्यों खरीदी करेंगे? 100 रुपए में मिलता है इसलिए। मिंत्रा पे नहीं देखा कितना डिस्काउंट होता है? 70% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट। कभी कभी मुझको डर लगता है ये ना कह दे कि शॉपिंग करो, हम पैसे प्रोवाइड करेंगे आपको। मिंत्रा अगेन शॉपिंग इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कॉस्ट लीडर है। अब कोई भी चीज आपको पसंद आ गई, बंदी है तो बेटे गई मिंत्रा पे चेक करती, मिंत्रा पे है क्या? मिंत्रा पे है तो अमेजॉन, अगेन कॉस्ट लीडर है, डिस्काउंट इतना प्रोवाइड करता है कि आप अमेजॉन पे शॉपिंग करोगे। कॉस्ट लीडर इसको कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कस्टमर को कॉस्ट पे गेन कर रहे हो तो आप कॉस्ट लीडर हो। तो माइकल पोर्टर कहता है जेनेरिक स्ट्रेटेजी मतलब आप अंदरूनी कुछ ऐसा काम करिए कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। डीमार्ट अगेन कॉस्ट लीडर है, लोग डीमार्ट ही जाएंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। बिस्किट का पैकेट डीमार्ट से ही खरीदी करेंगे भाई, क्यों? 1 रुपए सस्ता मिलता है, उसके लिए 10 रुपए का पेट्रोल क्यों ना जाए, लेकिन खरीदी करेंगे 1 रुपए सस्ता वाला। सही कि गलत? घर में कोई फंक्शन है, आलू भुजिया लेके आना है, डीमार्ट से ही लाने का, बाहर से 5 रुपए महंगा आता है, ऊपर से बिग कोला 1 के ऊपर फ्री है। लेकिन हमने ये नहीं समझा कि डीमार्ट जाने के बाद अननेसेसरी चीजें भी घर पे आ रही है। डीमार्ट आने से पहले भी घर में सारी चीजें थी और हम जी रहे थे, डीमार्ट आने के बाद भी जी रहे हैं, लेकिन विद द एडिशनल थिंग्स। घर में हम कम और घर में चीजें ज्यादा हो गई है। घर में कोई कोना रिकामा नहीं रहना चाहिए डीमार्ट के आने के बाद, है ना? वो खाली खाली लग रहा है, वहां पे कोई फ्लावर पॉट लेके आता है, ऐसा क्या करूं? खाली अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? इंडियन मेंटालिटी यही भाई, घर पे आप भी जाके आपके घर पे चेक करिए, कोई एक कोना खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो दीवार बहुत खाली खाली लग रही है, पोस्टर चिपका दो। क्यों खाली दीवार अच्छी नहीं लगती तुमको? कहीं घूमने जाना, ताजमहल घूमने गए, वहां पे ताजमहल लेके आते, क्यों? क्या कर रहे थे? बंदा आईफल टावर घूमने गया, आईफल टावर लेके आया वहां से, क्यों? ओरिजिनल नहीं मिला, ये वाला लेके आ रहे। कहां मतलब कहां जाते हैं? शमशान घाट चले गए, लेके आओ वहां से अभी, बोले एक डेड बॉडी अच्छी लग रही है, उठाओ। क्यों नहीं? लोगों को पता चलना चाहिए ना, हम शमशान घाट भी गए थे, हम वहां भी होके आते। वाह हाउ क्यूट, उठाओ। जस्ट लाइक अ वाओ।
कहाँ जा, तुम घूमने जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे लुटो, आ जाओ, जाने के बाद लेके ही आना है, कुछ ना कुछ तो लेके आना है लोगों को दिखाने के लिए. और फिर सवाल भी पूछते, हे सांगा बघूया आम्ही कुठून आणलंय. आता तुझ्या घरी मी काय केबीसी घ्यायला आलोय. है ना, घर पे जाते लोगों के, वो पूछते दिखा, हम पूछते अरे वाह मस्त है, सांगा बघू कुठून आणले. दुकानात. कैसे चल रही कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में. तो अगर मान लो आप इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट पे डिफीट कर रहे हो, एग्जांपल बताओ क्या क्या है. अमेजोन है, डी मार्ट है, मिंत्रा है, और जियो है, ये सारे कॉस्ट लीडर है. डिफरेंशिएशन बोले कॉस्ट पे नहीं, जहां पे लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उनको पैसों से फर्क नहीं पड़ता. तुम्हारे जैसे अमीर लोग होते हैं, मेरे से गरीब लोग पहले क्वार्टर में जाते, तुम्हारे जैसे अमीर लोग सेकंड क्वार्टर में जाते. पैसे का कुछ नहीं. एप्पल वॉच कितने का आता है, बोले 50,000 रुपए. 50,000 ले ना वॉच, क्या टाइम वही बताता है ना. पता चला 50,000 घड़ी पहनने वाले बंदे का वक्त खराब चल रहा है, और 100 रुपए वाला का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है. गहरी बात बोली सर. डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट उसके अंदर, इतना क्वालिटी है, इतने इतने फीचर्स है कि कॉस्ट पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी को खरीदी कर रहे हैं. डिफरेंशिएशन. अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हमको नीचे भी पढ़ना है, वो कल के लेक्चर पे. अब बताओ पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर दो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीचे वाले दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे. कॉस्ट लीडर माने इंडस्ट्री में प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, कॉस्ट लीडर बनूंगा. एग्जांपल बताओ, अमेजॉन. और डिफरेंशिएशन, एप्पल प्रोडक्ट है, वो ब्रांड है गुच्ची. गुच्ची ब्रांड है ना. बाकी लोग तो माधवर से खरीद करेंगे बैग, कॉस्ट लीडर. गुच्ची वाला खरीद करेंगे, डिफरेंस पता नहीं क्या गड़े मुर्दे होते हैं उसके अंदर, लेकिन लोग गुच्ची खरीदी करेंगे. सही बात है. चलिए तो विद दिस नोट विल स्टॉप, मिलेंगे कल. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.